हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी गुरु चैनल। हमारा 12th क्लास ज्योग्राफी का 10th चैप्टर चल रहा था। चैप्टर हमारा है ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियाँ। एंड दिस इज़ थर्ड एपिसोड ऑफ दिस चैप्टर। तीसरा एपिसोड है, तीसरा सेशन है। आज के हमारे इस सेशन में हम बात करेंगे ग्रामीण बस्तियों की कुछ और विशेषताओं के बारे में। ग्रामीण बस्तियां, जैसे पिछले जो हमारा सेशन था, वीडियो था, उसमें हमने बात की ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं क्या होती है और ग्रामीण बस्तियों के टाइप्स कैसे होते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे ग्रामीण बस्तियों की कुछ समस्याओं की और ग्रामीण बस्तियों के पैटर्न या प्रतिरूप की, कि कैसे वो बने होते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं क्या क्या होती है। ग्रामीण बस्तियां यहाँ पर, जैसा हमने शुरुआत में विशेषताओं बात की कि यहाँ पे सुविधाओं की कमी होती है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं होती है। तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है आवागमन के साधनों की कमी। यहाँ पर आमतौर पे ज़्यादातर बस्तियाँ हैं वो पक्की सड़कों के द्वारा नहीं जुड़ी होती। ज़्यादातर बस्तियाँ, हालांकि हाल ही के कुछ वर्षों में विकास हुआ तो ज़्यादातर गांव जो बड़े हैं, हरियाणा की बात करें तो यहाँ जुड़े हैं, लेकिन देश के काफ़ी सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी इस प्रकार की सुविधा नहीं है। दूसरा ये कि वहाँ पर भी बस की या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, हम बसेस की बात करें, तो वो सुविधाएं नहीं होती। ट्रेन की या फिर मेट्रो की, वो तो बहुत दूर की बात है। और जो बसेस की सर्विस अवेलेबल होती है वो भी कुछ ही लिमिटेड होती है। तो शहरों की तुलना में बात करें तो बहुत कम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध होती है। दूसरा, स्वच्छ पेयजल का भी अभाव पाया जाता है। वाटर सप्लाई है वो ज़्यादातर गाँव में नहीं होती है। तीसरी जो समस्या, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है। बड़े गांव में ज़रूर पीएचसी होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, अदरवाइज छोटे गांव में इस प्रकार की सुविधाएं छोटी बस्तियों में नहीं होती। जो एकाकी बस्तियां, तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। विद्युत आपूर्ति का भी अभाव होता है। शहरों में जो लाइट दी जाती है, जो विद्युत दी जाती है, वो लगभग 24 घंटे उपलब्ध होती है। अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो तुरंत उसको ठीक कर दिया जाता है। गांव में ऐसा नहीं होता। जो विद्युत सप्लाई है वो बहुत कम होती है। और जो एकाकी है या पल्ली है, इस प्रकार की बस्तियां, तो वहाँ पर अभी भी, अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये एक डेवलप्ड स्टेट है, तो यहाँ पर अगर 8 से 10 घंटे दी जा रही है तो बाकी राज्यों का हाल तो इससे भी बुरा होगा। तो विद्युत सेवा है, विद्युत सप्लाई है, विद्युत आपूर्ति है, उसकी भी कमी रहती है। पांचवी जो समस्या है वो है यहाँ पर रोजगार के अवसरों की कमी होती है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो कृषि कार्यों में लगे होते हैं और कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। ये छुपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी होती है। दूसरा बड़ी समस्या होती है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग हैं वो कृषि कार्यों में लगे, तो यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी की भी समस्या होती है। किसान है वो कुछ महीने, वर्ष के लगभग 4 या 5 महीने हैं वो खाली बैठे होते हैं, उनके पास किसी प्रकार का कार्य नहीं होता। तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या भी अधिक होती है, यानी रोजगार की सुविधाओं का अभाव होता है। यहाँ पर सूचना और तकनीकी सुविधाओं का भी अभाव होता है। सूचना या तकनीकी सुविधाओं की बात करें तो इस प्रकार की सुविधाएं हैं वो नामात्र की होती है। अगर हम संचार की सुविधाओं में देखें, जैसे कनेक्टिविटी की बात करें, तो सिग्नल भी उतने अच्छे अवेलेबल नहीं होते। आपने देखा होगा कि इवनिंग में इस प्रकार के सिग्नल है ज़्यादातर गाँव में गायब हो जाते हैं। ठीक से अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर पाओ, बात ठीक से कर पाओ, तो वो भी बड़ी बात मानी जाती है। तो ऐसी सुविधाएं, जो सूचना संचार की सुविधाएं, उसका अभाव रहता है। उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थान हैं, उनकी भी कमी होती है। यहाँ पर शिक्षा के लिए जो बस्तियाँ होती है, ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं, उनके बच्चों को किसी बड़े शहर में या नगर की तरफ जाना पड़ता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो ग्रामीण बस्तियों से जुड़ी हुई है और उनकी विशेषताएं या पहचान बन के रह गई है। अब हम देखते हैं आकृति के आधार पर जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनके प्रतिरूप कैसे होते हैं। तो आकृति के आधार पर हम प्रतिरूप की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है। तो प्रतिरूप के आधार पर इसके हम 7 या 8 मुख्य प्रतिरूप, वैसे तो कई प्रकार के प्रतिरूप हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले रेखीय, लाइनियर पैटर्न है, रेखीय प्रतिरूप होता है। रैखिक प्रतिरूप तब बनता है जब बस्तियाँ एक नदी, सड़क, नहर या रेलवे लाइन के साथ साथ विकसित हो जाती है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, नदी के दोनों किनारे बन गई है, बस्तियाँ हैं वो विकसित हो गई है, तो ये रेखीय प्रतिरूप बन गया।
या कोई बड़ा रोड जा रहा है, हाईवे जा रहा है, तो उसके दोनों किनारों पे जब इस प्रकार की बस्तियां बन जाती है तो उसे हम रेखीय प्रतिरूप कहेंगे, या नदी के किनारे ऐसा होता है, तो ये है रेखीय प्रतिरूप। दूसरा है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप ये तब विकसित होता है जब बस्तियां का विकास ऐसे स्थान पर होता है जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी जो चौराहा होता है वहाँ पर काटती है, तो दोनों दिशा में बस्तियां हैं वो बन जाएगी, तो आयताकार प्रतिरूप बनेगा। वृत्ताकार प्रतिरूप सर्कल के आकार में, घेरे के आकार में, ये आम तौर पे उन स्थानों पे अधिक डेवलप होता है जहाँ पर बस्तियां वो किसी तालाब या झील के चारों ओर विकसित होती है। तालाब या झील के चारों तरफ, यानी कि जहाँ तालाब है, झील है, उसके चारों तरफ जब मकान बन जाते हैं तो वो वृत्ताकार प्रतिरूप होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर राजस्थान में ख़ास तौर पे, तो यहाँ पे तालाब बना हुआ है और उसके चारों तरफ इस प्रकार के मकान बन जाते हैं, तो वहाँ पर वृत्ताकार या गोलाकार प्रतिरूप कहेंगे। एक और प्रतिरूप है, वो है तारक प्रतिरूप, तारे के आकार का प्रतिरूप, यानी कि तारे के आकार में बस्तियां हैं वो विकसित होती है कि कई बार कई सड़क मार्ग है वो विभिन्न दिशाओं में निकलते हैं, वो एक बिंदु पे आके मिल रहे हैं, एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में निकल रहे हैं, तो ऐसे स्थानों पर बसे गांवों को सभी दिशाओं में आने वाली सड़कों के किनारे मकान बन जाते हैं और तारे के आकार में वो विकसित हो जाता है। आप इमेज में देख सकते हो इस टाइप से कि अलग अलग दिशाओं से सड़कें आ रही है और सभी सड़कें हैं उन्हीं के किनारे मकान बन गए, तो वो तारे के आकार में हमें दिखाई देते हैं, तो ये तारक प्रतिरूप होता है। टी वाई या क्रॉस आकार की बस्तियां, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप है। टी वाई या क्रॉस आकार की बस्तियां जहां तिराहे मिलते हैं, यानी कि एक मेन रोड है उसमें से दूसरी सड़क आकर के या रोड आकर के मिल रहा है, तो वहाँ पर विकसित होती है बस्तियाँ। वाई आकार की बस्तियाँ हैं वो थोड़ी सी अलग होती है टी शेप से, ये बस्तियाँ वहाँ विकसित होती है जहाँ दो मार्ग आकर के किसी तीसरे मार्ग में मिलते हैं, तो ये है टी वाई या क्रॉस आकार की बस्तियाँ। एक छठा जो प्रतिरूप होता है वो अनियमित प्रतिरूप होता है। ज़्यादातर हमारे आसपास की बस्तियाँ इसी प्रकार की बनी हुई है। अनियमित प्रतिरूप क्या होता है कि जब मानव अपनी सुविधा के अनुसार बिना किसी योजना के मकानों का निर्माण करता है तो आड़ी टेढ़ी तिरछी बस्तियाँ बनती है, तो इसे हम अनियमित प्रतिरूप कहते हैं। ज़्यादातर जो गांव बने होते हैं वहाँ पर बिना किसी योजना के इस प्रकार के गांव में मकान बने होते हैं, तो उसे हम अनियमित प्रतिरूप कहेंगे। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कि यहाँ पर जो घर बने हुए हैं, सड़कें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी है, जहाँ पर भी देखा वहीं पे घर बन गए, तो ये अनियमित प्रतिरूप होता है, अनप्लान्ड। सेवंथ जो प्रतिरूप होता है वो होता है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। ये पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं, वहाँ पर एक नीचे ढलान पे घर है, फिर थोड़ा ऊंचाई पे एक और दूसरा घर है, फिर और ऊंचाई पे तीसरा घर है, तो हिमालय, रॉकीज़, एंडीज़ पर्वतमाला है, वहाँ पर इस प्रकार के प्रतिरूप मिलते हैं। तो ये ग्रामीण बस्तियों के मुख्य तौर पर प्रतिरूप पाए जाते हैं कि ग्रामीण बस्तियाँ किस पैटर्न में बनी होती है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो कहाँ पर बनती हैं, उनकी स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं कि ग्रामीण बस्तियाँ कहाँ बनेगी। तो कुछ भौगोलिक कारक है जो उनकी अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कि उसको ध्यान में रखते हुए ग्रामीण बस्तियाँ वो बनाई जाती हैं या बनाई गई थी, बसाई गई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण है जल आपूर्ति। जल की आवश्यकता होती है हमें भोजन के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, कृषि उत्पादन के लिए, पशुओं के लिए। तो इसलिए ज़्यादातर ग्रामीण बस्तियाँ वो जल स्रोतों या जल राशियों जैसे नदियाँ, झील, झरने, नहर, इनके आसपास विकसित होती है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को असुविधाजनक स्थान जैसे दलदल से घिरे द्वीप है तो वहाँ पर भी वो बस जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन वो जल पर निर्भर करता है। प्राचीन समय की जितनी भी बस्तियाँ या विकसित नगर थी वो नदियों के किनारे ही थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें हम, दजला फरात या हवांगहो सभ्यता चाइना की है, तो वो सभी कहाँ हैं, जल के स्रोत के आसपास विकसित हुई। तो जल महत्वपूर्ण है, तो जल महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है जो बस्तियों की स्थापना को प्रभावित करता है। उसके बाद दूसरा है भूमि। मनुष्य बसने से पहले उस जगह का चुनाव करता है जहां भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त हो। प्राचीन समय से एकमात्र जो कार्य था, आर्थिक कार्य था, वो कृषि कार्य था।
ये उपयुक्त भी हो और उपजाऊ भी हो। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य तौर पर काम धंधा है वो कृषि कार्य होता है। तो जहाँ पर भूमि ज़्यादा उपजाऊ होती है वहाँ पर मानव बस्तियाँ हैं वो बसाई जाती है, या उस वहाँ पर मानव बस्तियाँ विकसित होने के चांसेस अधिक होते हैं। हमारे उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, या दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भाग या तटवर्ती मैदानों के नज़दीक है, वहाँ पर बस्तियों का विकास किया, क्योंकि भूमि कृषि का आधार होती है। तो भूमि भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक है जो मानव बस्तियों की बसावट के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद तीसरा जो भाग है, जो कारक है, वो है उच्च भूमि क्षेत्र। मानव अपने निवास हेतु उच्च क्षेत्रों को भी चुनता है, क्योंकि जहाँ पर बाढ़ की संभावना अधिक होती है तो उस बाढ़ से बचा जा सके और मकान तथा जीवन को सुरक्षित रख सके। दलदली इलाकों के निकट के जो लोग होते हैं वो मकान स्तंभों पर बनाते हैं, पिलर्स के ऊपर बनाते हैं, ताकि वो बाढ़ और कीड़े मकोड़ों दोनों से बच सके। तो उच्च भूमि है वो भी मानव अधिवास को प्रभावित करती है, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है। फोर्थ है गृह निर्माण सामग्री। घर बनाने के लिए हमें निर्माण सामग्री चाहिए। तो जहाँ पर ये निर्माण सामग्री आसानी से उपलब्ध होती है, प्राचीन समय में विशेष तौर पर, वहाँ पर बस्तियाँ अधिक विकसित हुई, जैसे लकड़ी है या पत्थर इत्यादि है। चीन के लोएस के क्षेत्र में वहाँ के निवासी कंदराओं में मकान बनाते हैं, गुफाओं में मकान बनाते हैं। तो ये चार महत्वपूर्ण कारक हैं जो मानव बस्तियाँ कहाँ पर विकसित होगी उसको प्रभावित करते हैं। जल, मिट्टी या भूमि कह सकते हैं, उच्च भूमि क्षेत्र, गृह निर्माण सामग्री, ये महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा सुरक्षा भी एक अन्य कारक हो सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी जो स्थान ज़्यादा बेहतर होते हैं, जैसे सीमा से दूर होते हैं या वनों से दूर होते हैं, वहाँ पर भी मानव बस्तियाँ ज़्यादा विकसित होती है। तो ये महत्वपूर्ण कारक थे। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने ग्रामीण बस्तियों के अन्य पहलुओं की बात की, ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनके पैटर्न और उनके अधिवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आगे भी इसी तरीके से आप लगे रहेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।